हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर की है। बीएससी फर्स्ट ईयर में हमारा मैकेनिक्स स्टार्ट किया था, काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब आपको रेगुलर वीडियो मिलेगी, हर रोज की वीडियो मिला करेगी। अभी फिलहाल एक दिन के बाद एक दिन, लेकिन आपका एक दिन वीडियो आएगी तो वो काफ़ी बड़ी वीडियो आएगी, यानी कि कम से कम 1-1.5 घंटे की वीडियो आया करेगी। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब आपका रेगुलर, फिर आपकी केमिस्ट्री और मैथ भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, तो हर रोज की आपको वीडियो मिलने लगेंगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था, हमने अब तक 2 लेसन या 2 यूनिट, कहीं के भाई यूनिवर्सिटी का अलग अलग हिसाब रहता है, कोई एक यूनिट बोलती है, कोई लेसन बोलती है। ओवरऑल आपका हमने पहला वाला चैप्टर जिसमें आपके न्यूटन्स लॉ कराए थे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कराया था, वो वाला चैप्टर हमने, लीनियर मोशन उसे बोलेंगे, तो वो वाला चैप्टर हमने खत्म करा दिया है। जहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन थी, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन के गति विषयक नियम और गति की समीकरण, इनको प्रूव कराया था। ये वाला जो चैप्टर है पूरी तरह से खत्म हो गया पहला। फिर दूसरा चैप्टर आया था आपका संरक्षी असंरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपका तीसरा चैप्टर, यानी तीसरा यूनिट बोल दीजिए, तीसरा चैप्टर बोल दीजिए, ओवरऑल आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आपका द्रव्यमान केंद्र। चैप्टर का नाम ही है द्रव्यमान केंद्र, और इससे आपका 5 नंबर का प्रश्न हर यूनिवर्सिटी में आता ही आता है। और सीसीएस यूनिवर्सिटी यूपी, जिसके लिए हम मोस्टली पढ़ाते हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी की हम स्पेशली बात करें तो वहाँ पर आपका डेफिनेटली 2 नंबर का प्रश्न अलग से आएगा और 4.5 नंबर का अलग से आएगा, यानी कि 4 और 2 6, 6.5 नंबर का प्रश्न आपका बन जाता है। ठीक है, 2 नंबर का तो प्रश्न आएगा ही आएगा, उसके साथ में एक 3.5 या 4.5 नंबर का भी एक प्रश्न डेफिनेटली आएगा। इसलिए इस प्रश्न को, इस चैप्टर को ढंग से कर लेना है आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले समझते हैं हम द्रव्यमान केंद्र। ये द्रव्यमान केंद्र होता क्या है? बेसिकली सेंटर ऑफ मास, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास? पहले तो यहीं से एक प्रश्न है, 2 नंबर का प्रश्न में सिर्फ इतना पूछा जाएगा, तो हर यूनिवर्सिटी, तो मैं थोड़ा सा हिंदी में ज़्यादा करूँगा क्योंकि हमारे आसपास के जो बच्चे हैं वो हिंदी में पढ़ते हैं, और जो बच्चे इंग्लिश में हैं उनके लिए भी इंग्लिश में थोड़ा समझा दिया करूँगा, तो आप लिख सकते हो। बाकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही समझाऊंगा। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास, देखिए आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल लेके दूं कि जैसे कि आपको ये छड़ है, दिखाई दे रही है स्टिक, अब मैं इसको बीच में से एक उंगली पर रखना चाहूं तो ये कैसे रखी जाएगी? यानी कि इसके बीचों बीच में मेरे को ये रखना पड़ेगा। देखिएगा, एक ऐसे करके ये आपका बीच में रख दिया मैंने। ठीक है, अभी इधर इतना बराबर इधर है, तो ठीक उसी प्रकार से मैं इसको अब घुमा भी दूँ, जैसे मतलब ये तेजी से ऐसे घूमने लगे, तो जब ये तेजी से घूमेगी तो आपको ये कोने दिखाई नहीं देंगे, इसके बीच में एक गोल सा दिखाई देगा। जैसे आपका पंखा है, पंखा यदि घूमता है छत वाला तो उसकी पंखड़ी नहीं दिखाई देती है, लेकिन वो बीच का गोल सा पहिया सा दिखाई देता है। जब तेज घूमता है तो पंखड़ी कम दिखाई देती है, तो वही उसका सेंटर ऑफ मास होता है। यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है, किसी भी बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है जो उस बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल करता है, हाँ? ऐसा बोल सकते हैं हम, कंट्रोल करता है, तो उसी को हम द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। लेकिन फिजिक्स में ऐसा थोड़ी ना बोल दोगे कि आप कंट्रोल करता है, नहीं, थोड़ा सा 2-3 बातें उसमें ऐड करनी है। यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर, या बॉडी में बोलूँ, देखिएगा पहले बात तो मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पे कि जो भी मैं बॉडी शब्द का इस्तेमाल करूँगा तो बॉडी का मतलब समझ जाना, कोई भी मैं वस्तु की बात कर रहा हूँ, वस्तु की बात कर रहा हूँ, किसी भी पिंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ गई बात? और यहाँ पे मैं किसी भी एक सिस्टम की बात भी कर सकता हूँ। ठीक है, सिस्टम बोल दूँ तो मतलब क्या है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। क्लियर है? पार्टिकल्स मतलब बहुत सारे कणों से मिलकर बनी हुई है ये वस्तु। जैसे कि आपको मैं कह रहा हूँ, ये मार्कर में देखना जरा, ऐसे सपोज दैट ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, दोनों मिलकर एक सिस्टम बना दिए, तो इसमें 2 या 2 से अधिक पार्टिकल्स होंगे। राइट, तो अब हमारे पास में मान लीजिए कोई भी एक वस्तु है, तो यानी किसी भी बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ऐसे नहीं बोलोगे आप, लेकिन समझ गए आप, कहाँ एक पॉइंट है जो सभी को कंट्रोल कर रहा है। तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन ऐसे करेंगे हम उसको, किसी भी वस्तु के अंदर या किसी भी पिंड के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है जो इस तरह से व्यवहार करता है जैसे सारे बल उसी पर कार्य कर रहे हों और समस्त वस्तु का द्रव्यमान उसी पर केंद्रित हो। तो आप लिखोगे कैसे? लिखना ऐसे है कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है, या किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जो इस प्रकार गति करता है या इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे कि मानो सारा द्रव्यमान उसी पर केंद्रित हो, जैसे कि वस्तु का समस्त द्रव्यमान उसी बिंदु पर केंद्रित हो
और मानो कि वह इस तरह से व्यवहार करता है जैसे कि सारे बल भी उसी पर कार्य कर रहे हों। दो बातें हैं कि वस्तु का समस्त द्रव्यमान उसी पर केंद्रित हो, यानी कि बात ऐसा है कि यानी कि एक द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है, ये क्या है, एक बिंदु है जो इस तरह से गति करता है या इस तरह से व्यवहार करता है कि जैसे कि वस्तु का समस्त द्रव्यमान इसी बिंदु पर केंद्रित हो, इसी बिंदु पर केंद्रित हो। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है आपकी कि समस्त द्रव्यमान इसी पर केंद्रित हो और इस पर मानो कि सारे बल इसी पर कार्य कर रहे हो। माना कि समस्त बल, यानी कि माना कि समस्त, ऐसा लिख दिए, समस्त बल इसी पर कार्य कर रहे हो, समस्त बल इसी पर कार्यरत हों। ये दो बातें हैं। दो बातें क्या हैं कि यानी कि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र एक वह बिंदु होता है या वह पॉइंट होता है जिस पर वस्तु का समस्त द्रव्यमान का मतलब क्या है, वस्तु का होल मास, वस्तु का टोटल मास, वस्तु का ऑल मास उस पर क्या रहता है, केंद्रित रहता है। बोलते हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, उस पर केंद्रित रहता है, उस पर फोकस रहता है, उस पर सेंटर्ड रहता है। और माना कि समस्त बल, और उसी पर समस्त बल यानी कि ऑल द अप्लाइड फोर्स उसी पर एक्ट कर रहे हो, अर्थात उसी पर कार्यरत हो। तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे, इंग्लिश में परिभाषा क्या है, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी concentrated and all the applied force at that point। ये आपकी परिभाषा है, आप आसानी से इसको लिख पाओगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट एट विच होल मास ऑफ द बॉडी concentrated and all the applied forces acts at that point। ये एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर वस्तु का होल मास सेंटर्ड रहता है, कंसंट्रेटेड रहता है, फोकस रहता है, एंड वस्तु पर लगने वाले सभी बल, ऑल द अप्लाइड फोर्स इसी पर एक्ट कर रहे हो, एक्ट दैट पॉइंट्स। क्लियर होगी बात? तो ये समझ में आ गया। अब आगे की बात कर लेते हैं हम इसके बाद में कि भाई ये जो पॉइंट है इसका हम, यदि हम इसकी स्थिति निकालेंगे, पोजीशन को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं, आप देखिएगा। अब थोड़ा सा सीखते हैं। हमारे पास मान लीजिए कोई बॉडी है, अब हम द्रव्यमान केंद्र का समीकरण बनाएंगे, द्रव्यमान केंद्र का सूत्र बनाएंगे कि जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कोई भी बॉडी है, इस तरीके से ये कोई बॉडी है या कोई भी वस्तु है, कोई भी पिंड है जो बहुत सारे कणों से मिलकर बनी है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास, अभी मैं मान ले रहा हूँ ये दो कणों से मिलकर बनी है। एक कण का द्रव्यमान इसमें m1 है और दूसरे कण का द्रव्यमान इसका m2 है। अब इनकी पोजीशन हम कहीं दूसरे बिंदु से, यानी मूल बिंदु से, ओरिजिन से इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है वो भी हम मान ले रहे हैं कि यहाँ से इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, r1 वेक्टर है, और इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है, r2 वेक्टर है। भाई ये दो कणों से मिलकर बनी है, इसके अंदर कोई एक ऐसा पॉइंट भी होगा जिसको हम द्रव्यमान केंद्र करेंगे। तो ये मैंने मान लिया, ये यहाँ पर जो पॉइंट है ये C मान लिया मैंने, ये इसका क्या है, इसका द्रव्यमान केंद्र है जिसकी यहाँ से दूरी कितनी है, RC है। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूँ देखिएगा, सपोज दैट दिस इज ए बॉडी या दिस इज ए सिस्टम या दिस इज ए पार्टिकल या दिस इज ए कोई भी एनी बॉडी। अब ये कोई बॉडी है और इसमें दो पार्टिकल, सपोज दैट दिस इज ए पार्टिकल एंड दिस इज ए, दोनों पार्टिकल को हमने ऐसे जोड़ दिया तो ये एक सिस्टम बन गया। एक आपका कोई बॉडी का निर्माण कर रहे हैं जिसमें दो पार्टिकल्स थे, जैसे कि आपका ये मार्कर का इधर वाला हिस्सा जिसका मैंने m1 नाम दिया, और एक इसका ये कैप हिस्सा, ठीक है, ये वाला कैप आपका रेड पेन से मैं आपका यहाँ से बना दे रहा हूँ, ये आपका कोई कैप है, ठीक है। इसका इन दोनों को जोड़ दिया, इसका जो द्रव्यमान है m2, राइट। तो वस्तु ये आपने जोड़ दिया और जोड़ने के बाद में एक बॉडी बता दी मार्कर, तो एक बॉडी कहलाएगी, सिस्टम कहलाएगा मार्कर, राइट।
तो हमने इसमें दो पार्टिकल्स थे। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई ये इसका ये एक पार्टिकल है, ये दूसरा पार्टिकल है, इन दोनों के पार्टिकल का द्रव्यमान केंद्र भी इसका होगा। द्रव्यमान केंद्र ऐसा तो नहीं है यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, इसके बीचों बीच में होगा, यहाँ पर जहाँ पे भी होगा आपको वो तो बाद में पता चल जाएगी, तो मैं मान ले रहा हूँ यहाँ पे है। तो ऐसे हमने ये दो पार्टिकल से मिलकर बनाते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ मास है जिसका सी से हम रिप्रेजेंट किया है, ये चीज है, राइट। अब हमें इसकी पोजीशन निकाले, तो दो पार्टिकल्स का जो सेंटर ऑफ मास होता है उसकी जो पोजीशन निकलती है, तो पोजीशन ऐसे निकालते हैं, इसका जो समीकरण बनेगा आर सी वेक्टर बराबर होता है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2, राइट। ये इसकी समीकरण होती है दो पार्टिकल्स के लिए, फॉर टू पार्टिकल्स, फॉर टू पार्टिकल्स, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो ये हो जाएगा समीकरण। अब यहां से आपका ध्यान से समझ लेना आप कि इस वाली चीज को आप जान सकते हो कि m1 प्लस m2 बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M। कैपिटल M मतलब क्या है, मैंने ये बताया था एक पार्टिकल, ये मैंने दूसरा पार्टिकल्स बताया था, इसके पार्टिकल्स का द्रव्यमान और इसके पार्टिकल का द्रव्यमान दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना बैठेगा, इस मार्कर के मास के बराबर बैठेगा। भाई मैं कह रहा हूं ये कैप है, ये कैप है और ये इधर मार्कर का हिस्सा इतना बड़ा, इन दोनों का ये m1 है और ये m2 है। सपोज दैट इन दोनों का मिलके मैं कह रहा हूं कि ये आपका 10 ग्राम बैठ रहा है, वजन दोनों का मिलके 10 ग्राम बैठ रहा है। मैं कह रहा हूं इसका 2 ग्राम है, इसका 8 ग्राम है, सिंपल सी बात है, ये 10 ग्राम बैठेगा। तो सपोज दैट कि भाई ये एक पार्टिकल था, ये दूसरा पार्टिकल था, दो पार्टिकल से मिलकर ये बॉडी बनी हुई है, तो ये m1 प्लस m2 कितना m हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे होल मास ऑफ द बॉडी, यानी टोटल मास ऑफ द बॉडी बोल सकते हो इसको, टोटल मास ऑफ द बॉडी, राइट। ये टोटल मास ऑफ द बॉडी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहां पर इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। तो आर सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिएगा 1/m में बाहर निकाल रहा हूं, आप तो अब क्या है उसके स्टूडेंटों और एक मिनट, और इसको मैं कैसे देखना, आपने लिखा था जो सिग्मा एक्स आपने पढ़ा था 10वीं में 11वीं में, जो समांतर श्रेणी वगैरह पढ़ी थी, तो x1 प्लस x2 प्लस xn ऐसे होता है, राइट। और आपने सिग्मा fs फ्रीक्वेंसी वाला पढ़ा था, तो f1 x1, तो मतलब ये है, मैं आपको बता दूं, जैसे ये सिग्मा x है x1 प्लस x2 n तक है, तो मैं इसी तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं, ये 1/m, तो चलो ऐसा लिख दे रहा हूं मैं, ये देखिए ऊपर वाले को मैं लिख दे रहा हूं सिग्मा m r, और ये i लिख दे रहा हूं, यहाँ पे i लिख दे रहा हूं, और i का मतलब है 1 2 n तक, यानी ये अभी तो यहाँ पर तो 2 तक है, लेकिन i का मान हम कितना भी ले सकते हैं, कितने भी पार्टिकल हैं, यहाँ पर 2 पार्टिकल्स के लिए चल रही है, तो i बराबर 1 से 2 और नीचे कैपिटल M, राइट। तो ये वाली समीकरण बन गई है। ये समीकरण आपको याद रखनी है, आगे जितने भी डेरिवेशन आएंगे वहां पर ये वाली समीकरण यूज होगी, ठीक है। इस वाले समीकरण को आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे आपका एक मस्त सा सवाल यहाँ से बनता है, ठीक है। फिलहाल आपको ये चीज समझ में आ गई है कैसे आई, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। इसका मतलब ये है, देखिएगा, जैसे आपका ये लिख रहा है m1 r1 प्लस ये लिख रहा है m2 r2, और हमें नहीं पता ये कहां तक जा रहा है, n पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो mn rn, राइट। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं भैया सिग्मा mi और ri लिख सकता हूं, ये ri वेक्टर ऐसे लिख सकता हूं। इसका मतलब ही ये है, सिग्मा का मतलब क्या है, यहाँ पे लिमिट रख दीजिए, i का मान 1 से n तक है, लो ऐसा रख दीजिए, मतलब i की जगह पे एक बार आप 1 लगाओगे, यहाँ पे 1 लगाओगे, प्लस सिग्मा का मतलब होता है जोड़, तो इसकी जगह पे m2 लगा दीजिए, m3। यदि मैं कह रहा हूँ i का मान यहाँ से आपको 3 तक लेना है, 3 तक, तो m1 m2 r2 प्लस m3 r3 वेक्टर। यदि मैं 4 तक कहूँगा तो चौथा ले लूँगा, यदि मैं यहाँ से n तक कहूँगा तो मतलब ये समीकरण का मतलब समझ में आ गया। सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़, और mi ri का मतलब क्या है, इसमें क्रम, और i का मान 1 से 2 तक। यदि मैं n तक लेता तो यहाँ पे ले देता 1 से n, या यहाँ पे लिख देता 1 to n, i = 1 to n, ठीक है, राइट। तो ये आपका हो गया आपका समीकरण, ठीक है। तो ये समीकरण आपकी बन गई। अब यहाँ से आपका एक समीकरण और बनता है, वो ध्यान रखना है आपको, यहां से अब स्टार्ट होता है असली खेल तो द्रव्यमान केंद्र का। अब यहां से आपका एक और बना दीजिए, नोट करके आप लिख सकते हो, नोट करके क्या लिख सकते हो भाई, यदि ये कण n कणों से मिलकर बना है, तो सिंपल सी बात है, n कणों से मिलकर बना है, तो द्रव्यमान केंद्र क्या हो जाएगा आपका, m1 प्लस m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस, यहाँ पर लिख देना, नोट करके लिख देना, 4 n पार्टिकल्स
डेटा डैश प्लस mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डेटा डैश mn, राइट। ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका m1 से लेकर mn तक हो गया। अब इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप लिखना चाहो तो ये हो जाएगा सिग्मा mi ri अपॉन ये कैपिटल M हो जाएगा। आप जानते हो ये पूरी यानी n कणों से मिलकर बना है, तो n कणों का मतलब क्या हो जाएगा, m1 सभी को जोड़ देंगे तो टोटल मास ऑफ द बॉडी हो जाएगा कैपिटल M। और यहाँ पर लिख सकते हो I इज इक्वल टू 1 to n तक, ठीक है। तो RC बराबर क्या हो जाएगा आपका सिग्मा, चलो इतना ही हो गया, ये आपका सिंपल सी बात है, ये हो गया, ठीक है। अब मैं मान ले रहा हूं कि ये जो आपका द्रव्यमान केंद्र है, यहां पर जो द्रव्यमान केंद्र था ये आपका ओरिजिन था O, तो इस ओरिजिन को मैं द्रव्यमान केंद्र पर ले जाऊं तो RCM कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये जो द्रव्यमान, ये ओरिजिन मूल बिंदु द्रव्यमान केंद्र को हम इस वस्तु को उठाकर यहां पर रख दे रहे हैं, इसी के पास रख दे रहे हैं, इसी के ऊपर रख देते हैं, तो मतलब हम मान ले रहे हैं कि RC इज इक्वल टू 0 मान ले रहा हूं मैं, द्रव्यमान केंद्र की दूरी 0 मान ले रहा हूं। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, सिग्मा mi ri अपॉन ri वेक्टर लिख दीजिए, तो वेक्टर लिख दो ज़्यादा बेटर रहेगा, बराबर 0 सिग्मा mi ri इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपका i बराबर 1 to n, ठीक है। ये चीज़ तो मतलब क्या है, इसको बोलेंगे हम इसके कणों का आघूर्ण, क्या बोलेंगे इसको, इसके द्रव यानी किसी भी वस्तु के कणों का आघूर्ण कितना होता है, 0। तो इस बात को याद कर लेना, आप हिंदी को मारो बोलिए, आप इसको याद कर लेना। यदि आपका द्रव्यमान केंद्र सेंटर ऑफ मास आपका यदि मूल बिंदु पर है, या मूल बिंदु आपके द्रव्यमान केंद्र पर है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये याद रखना, सिग्मा mi ri कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। और बीएससी फाइनल ईयर में आओगे तो यहाँ से एक प्रश्न आपका बन जाता है, छोटा सा टिक मार्क प्रश्न बन जाता है कि भैया इतना ये आघूर्ण 0 कब होता है, जब आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हो, मूल बिंदु पर हो, ठीक है। कहाँ पर हो, मूल बिंदु पर, एट द ओरिजिन, सेंटर ऑफ मास एट द ओरिजिन व्हेन सिग्मा mi ri इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये चीज़ है, इसको लिख लेना। अब आगे बढ़ते हैं अपने आगे, एक बहुत ही पॉपुलर प्रश्न आपका आता है। अब नया टॉपिक आ जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल देना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या है, द्रव्यमान केंद्र की गति। यहां से एक प्रश्न बनता है, सिद्ध करो कि द्रव्यमान केंद्र की गति, या सिद्ध करो कि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का समस्त द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित रहता है। जैसे कि हमने परिभाषा बताई थी आपकी द्रव्यमान केंद्र की, तो प्रश्न आपका उसी तरह से आता है कि कैसे सिद्ध करोगे कि द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर वस्तु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है। कैसे सिद्ध करोगे कि वस्तु का द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर वस्तु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित रहता है। इस बात को कैसे प्रूव करोगे, तो उसके लिए आपको द्रव्यमान केंद्र की गति का व्यंजक निकालना पड़ेगा, राइट। लिखोगे आप, ठीक है। तो देखिएगा, आपको द्रव्यमान केंद्र की गति निकालनी है। तो हमने माना कि एक बॉडी है जो n पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। लेट्स सपोज ए बॉडी हुज मेक ए n पार्टिकल्स। तो ये बॉडी आपकी n पार्टिकल्स है, m1 देखो दिखाई दे रहा है ना, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, m1 m2 m3 ऐसे करके mn तक, जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस है वो r1 r2 r3 इस तरीके से। और इस बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट है जो द्रव्यमान केंद्र है जिसकी ओरिजिन से दूरी RCM है, ठीक है। इतना थ्योरी लिखना चाहो लिख देना, और नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना थ्योरी लिख देना। माना एक वस्तु n पार्टिकल्स या n कणों से मिलकर बनी है, जिनके द्रव्यमान, या मैं लिख ही दे रहा हूं पूरा लिख दे रहा हूं आपका। माना कोई वस्तु n कणों यानी कि पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, जिनके ओरिजिन से, जिनके द्रव्यमान बोले तो मास m1 m2 mn तथा मूल बिंदु से दूरियां
मूल बिंदु से दूरी r1 वेक्टर r2 वेक्टर डैश rn वेक्टर है। इतना मैंने कि ये जो वस्तु है आपकी n कणों से मिलकर बनी है, जिनकी दूरियां, जिनके द्रव्यमान n कणों के जो द्रव्यमान है m1 m2 m3 और जिनकी जो दूरियां हैं वो r1 r2 r3 हैं, राइट। अब इसका हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान केंद्र निकालना है। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हो rc बराबर क्या हो जाएगा, n कणों के लिए अभी बताया था m1 r1 प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डैश यहाँ तक लेके जाओगे mn प्लस mn rn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस डैश mn, राइट। ये हो जाएगा, ये आ गया। यहाँ के बाद में आपको लिख देना है rc बराबर 1/m लिख दोगे। और ये क्या है आपका m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश mn rn, राइट। ये कहाँ से आई देखिएगा, ये m1 m2 m3 इसको मैंने कैपिटल M मान लिया, बाहर निकाल दिया, m1 r1 m2 r2 ये चीज यहाँ पे लिख दी। ये क्यों हो गया m, तो आप जानते हो टोटल मास ऑफ द बॉडी, कैपिटल M लिख दोगे, नीचे साइड में लिख देना टोटल मास ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब यहाँ से आपका ध्यान से समझना, आप क्या जानते हो, ये दूरी होती है, दूरी परिवर्तन की समय दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। और वेग परिवर्तन की समय दर क्या कहलाती है, आपकी त्वरण कहलाती है। ये आपको पता होनी चाहिए भैया, दूरी परिवर्तन की समय दर को वेग कहते हैं और वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड और वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है। ये एक्सेलरेशन है, ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस जो आपका विस्थापन परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये वेलोसिटी कहलाएगा। तो हम निकाल दे रहे हैं, हमें तो द्रव्यमान केंद्र की गति निकालनी है। गति में क्या होता है, वेग। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो VCM, VC बराबर, ठीक है, VC बराबर हो जाएगा आपका DRC अपॉन DT। मतलब क्या है, द्रव्यमान केंद्र का वेग क्या हो जाएगा, द्रव्यमान केंद्र की गति का विस्थापन कर दे, द्रव्यमान केंद्र की स्थिति सदिश का हमने क्या कर दिया, समय के साथ में अवकलन कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वेग निकल जाएगा। आप जानते हो DS अपॉन DT यानी दूरी परिवर्तन की समय दर को हम वेग कहते हैं और दूरी यानी चाल कहते हैं, और इस पर वेग निकल जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DS वेक्टर अपॉन DT हो जाएगा। मतलब ये है, ये आपका चाल कहलाएगा और ये आपका वेग कहलाएगा। मतलब ये इसमें वेक्टर लग जाता है यहाँ पर, तो ये आपकी क्या कहलाती है, वेग कहलाएगा। तो ये दूरी परिवर्तन, तो दूरी का वेक्टर लग रहा है सदिश, तो सदिश राशि का हम इसका समय के साथ इसका परिवर्तन कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, वेग हो जाएगा। आप जानते हो, ये दिमाग में खोपड़ी में बैठा लो कि भैया dV अपॉन DT बराबर तो होता है आपका A और dr बराबर होता है V। यहाँ पे वेक्टर लगा दो तो यहाँ पे वेक्टर dV। समझ में आ गई बात, ठीक है। विस्थापन परिवर्तन की समय दर, तो विस्थापन है यहाँ से यहाँ तक का कण का ये स्थिति सदिश, ठीक है। तो यहाँ पे स्थिति सदिश बोलेंगे, स्थिति सदिश परिवर्तन की समय दर क्या कहलाती है, आपकी वेग, राइट। तो ये चीज है। तो यहाँ पे से आपका निकालेंगे, RCM की वैल्यू रख दीजिए। देखिएगा, देखो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, आपने अवकलन भी किया होगा, और D अपॉन DT, और यहाँ पे क्या बचेगा, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डैश आगे तक MN RN वेक्टर, राइट। अब ये 1/m बाहर ले लीजिए, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, M1 बाहर dr1 अपॉन DT प्लस M2 यहाँ पे आ जाएगा dr2 अपॉन DT प्लस ऐसे ही आगे तक ले जाओ, Mn बाहर आ जाएगा drn अपॉन DT, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये आपको दिखाई दे रहा है, ये dr1/dt क्या हो जाएगा, आपको कह सकते हो, ये कैपिटल M तो बाहर है, ये M1 ये क्या हो जाएगा, V1 वेक्टर हो जाएगा, ये M2 आपको अभी बताया ना, ये dr/dt क्या होता है, ठीक है, आगे तक ये Mn Vn, राइट, ये चीज़ हो जाएगी। अब आपका क्या चीज़ है, इसको मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, ये आपका V आ गया, VC। अब मैं यहाँ से फिर से आपका एक्सेलरेशन निकाल दे रहा हूँ, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, dV बट्टे, यहाँ पे मैं फिर से एक बार और अवकलन कर दे रहा हूँ, पुनः इसका अवकलन कर दे रहा हूँ, तो dVC बट्टे क्या हो जाएगा, dt करूँगा तो 1/m और ये यहाँ पर d/dt, और ये M1 V1 वेक्टर प्लस M2
v2 वेक्टर डेडेडस mn vn वेक्टर। ये समझ में आ रहा होगा आपको, यानी एक बार मैंने इस रेस्पेक्ट का इसका एक बार अवकलन किया तो VCM आ गया, फिर से इसका दोबारा से यानी पुनः अवकलन कर दिया तो ये चीज आ जाएगी, और इसको dv/dt को क्या बोलते हैं, A बोलते हैं, तो ये AC आ जाएगा। यानी द्रव्यमान केंद्र का त्वरण बराबर क्या हो जाएगा 1/m, और इसको लिख सकते हो आप डायरेक्ट कर दूं मैं भैया, ये m1 A1 आ जाएगा, A1 वेक्टर प्लस ये m2 A2 वेक्टर आ जाएगा, और डेडेडस आगे mn an वेक्टर। ठीक है, और आप ये भी जानते हो कि ma क्या होता है, बल बराबर होता है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर आप जानते हो भैया बल बराबर क्या होता है, ma होता है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा F1 प्लस F1 वेक्टर F2 वेक्टर डेडेडस fn वेक्टर। ठीक है, देख लीजिए हमने बताया था ना, ये द्रव्यमान केंद्र इस तरह से गति करता है जैसे कि मानो समस्त द्रव्यमान इसी पर केंद्रित हो और वस्तु पर लगने वाले सभी बल इसी पर कार्यरत हों। यही परिभाषा थी द्रव्यमान केंद्र की, सेम टू सेम यही परिभाषा प्रूफ होगी, आप देखिएगा F1 प्लस F2 प्लस F3, यानी कि वस्तु आपकी दो कणों से, मैंने बताया था यदि ये दो कणों से मिलकर बनी है ये वस्तु, तो इस पर लगने वाला बल और इस पर लगने वाले बल का जो सदिश योग है वो वस्तु पर लगने वाले त्वरण के बराबर होगा, और m इधर आ जाएगा, तो यानी कि वस्तु का समस्त द्रव्यमान, वस्तु का टोटल द्रव्यमान और वस्तु के सेंटर ऑफ मास, यानी कि मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर दूं MAC बराबर क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 प्लस डेडेडस FN, ये चीज आ जाएगी आपकी। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये चीज आ जाएगी आपकी ये यहाँ तक। अब यहाँ पे आपको एक चीज दिखाई दे रही है क्या, कि मैं इस चीज को कितना लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना जरा, F1 प्लस F2 और ये जो है आपका डेडेडस FN, इसको मैं लिख दे रहा हूँ FEXT लिख दे रहा हूँ। EXT का मतलब क्या है, बाह्य बल। ये क्या है, यानी कि वस्तु पर मतलब इस कण पर बल लग रहा है, इस कण पर बल लग रहा है, इन दोनों बलों को जोड़कर मैं सारा, यानी कि मैं ऐसा समझिएगा एक गाड़ी में 4 लोग बैठे हैं, एक गाड़ी में आपका ये गाड़ी है आपकी, और इस गाड़ी में आपके 4 लोग बैठे हैं, ये एक चलो 2 लोग बैठे हैं, चलो 3 लोग, और मैं 4 ही बताएं तो 4 लोग बैठे हैं, और मैं इस गाड़ी पर फोर्स लगा रहा हूं। मैं गाड़ी की स्पीड है, मान लीजिए गाड़ी 5 किलोमीटर पर घंटा की आवर से चल रही है, तो मतलब ये चारों के चारों व्यक्ति भी 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं। समझ में आ गई बात। तो उसी तरीके से हमारा ये है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स पर जो मैंने फोर्स लगाया है 10 किलो का फोर्स लगाऊंगा, या किसी का भी मैं आपका 50 न्यूटन का फोर्स लगाऊं, तो इस पार्टिकल्स पर जितना भी फोर्स लगेगा, बाह्य बल लगेगा, तो उन सभी पार्टिकल्स पर भी तो बल लगेगा, तो सभी पार्टिकल्स का जो टोटल बल है वो बाह्य बल के योग के बराबर होगा। तो ये बाह्य बल का हमने निकाल दिया, राइट। तो बाह्य बल का हमने मान निकाल दिया, तो बाह्य बल निकाल देंगे, तो मतलब ये जो जितने भी पार्टिकल्स पर जो बल लग रहा है वो कितने के बराबर बैठेगा, वो सबरा बल हमने टोटल मान लिया, और वो बल मान लिया बाह्य बल। बाहर से जितना फोर्स लगाएंगे वही तो सारे पार्टिकल्स में जाकर बटेगा, तो वो सारा का सारा बल किसके बराबर होगा, बाह्य बल के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ m, ये आप लिख दोगे यहाँ पर क्या हो जाएगा MAC वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर, और यहाँ पे लिख दो EXT, ये चीज आ जाएगी। तो अब देखिएगा यहाँ से आपका देखिएगा प्रश्न, तो पहले तो यहाँ से आपका यहाँ से लिख दोगे, सिद्ध होता है कि वस्तु की गति इस प्रकार होती है। देखना जरा, ये वस्तु की ये त्वरण है ना, त्वरण का मतलब क्या है, गति। त्वरण कब होता है उत्पन्न, त्वरण कब आता है किसी भी वस्तु की चाल में, जब वहां पर वो क्या हो, आपका वेग परिवर्तन हो रहा है। वेग यानी कि वस्तु चल रही है, अपने वेग को बढ़ा रही है, तो मतलब ये गति है उसकी। गति किसके बराबर है, यानी बल, सभी बल लग रहे हैं। तो यहां से सिद्ध हो रहा है कि वस्तु की यानी द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जो इस तरह से गति करता है कि मानो सारे बल उसी पर कार्य कर रहे हों और समस्त द्रव्यमान भी उसी पर केंद्रित रहता है। यानी देखना, वस्तु का समस्त द्रव्यमान के साथ में द्रव्यमान केंद्र की गति सभी बलों के बराबर बैठ रही है। तो प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन यहां से आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि, देखिएगा मैं पढ़ के बता दे रहा हूं आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से।
क्वेश्चन कह रहा है दर्शाइए कि कणों के किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार गति करता है जैसे कि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर संकेंद्रित हो और सभी बाह्य बल इसी पर लगाए गए हों। यानी कि द्रव्यमान केंद्र इसी पर केंद्रित हो और सभी बल इसी पर लगाए गए हों। द्रव्यमान केंद्र भी इसी पर केंद्रित आ रहा है और सभी बल भी इसी के बराबर बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दो अतः सिद्ध होता है कि द्रव्यमान केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जिसका समस्त द्रव्यमान, वस्तु का समस्त द्रव्यमान इसी बिंदु पर केंद्रित रहता है और यह इस प्रकार से गति करता है कि जैसे मानो सभी बल इसी बिंदु पर कार्यरत हों। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको लिख देना है। तो ये आपका कर दिया क्लियर। ठीक है, अब मैं इसका मिटा रहा हूँ, आगे थोड़ा सा और पॉइंट क्लियर करा रहा हूँ। यहीं से आपका एक प्रश्न और बनता है, यहीं से प्रश्न बनता है आपका। ठीक है, यहाँ से आपका एक प्रश्न और बनता है, सिद्ध करो कि निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान, निकाय का समस्त द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के त्वरण का गुणनफल वस्तु के बाह्य बल के बराबर होता है, वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के बराबर होता है। तो यानी कि ये देखिएगा MACM = XT। तो यहां तक कर दोगे, यहां पर सिद्ध हो गया। यदि आ जाए क्वेश्चन में कि सिद्ध करो कि वस्तु का समस्त द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र का त्वरण, वस्तु का समस्त द्रव्यमान और द्रव्यमान केंद्र का त्वरण वस्तु के समस्त यानी वस्तु के सभी कणों पर लगाए गए बाह्य बल के सदिश योग के बराबर होता है, तो आपको यहाँ तक प्रूव करना है। और यदि कह दे कि सिद्ध करो कि द्रव्यमान केंद्र की गति इस प्रकार होती है कि सभी बल इसी पर केंद्रित रहते हैं, तो आपको यहीं तक करना है, यहाँ फिर भी यहीं तक करना है। ठीक है, तो मतलब जैसा क्वेश्चन होगा उस तक, तो इससे कई सारे निष्कर्ष निकलते हैं कि भैया द्रव्यमान केंद्र की गति इस प्रकार होती है कि सभी बल इसी पर कार्यरत होते हैं और वस्तु का समस्त द्रव्यमान इसी पर फोकस रहता है आपके केंद्र पर। ठीक है, क्लियर है। अब यहां से आपका एक और प्रश्न बनता है बहुत ही पॉपुलर कि सिद्ध करो कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, यहां पर मैं मिटा दे रहा हूं इसको, सिद्ध करो कि मैं लिख दूंगा पूरे को। ठीक है, यहां से बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है ये, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है, हर यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध करो कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है। यह है क्वेश्चन, सिद्ध करो कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है, यह सिद्ध करना है। तो आपको यहां से जैसे हमने द्रव्यमान केंद्र की गति निकाली थी वो पूरा करना है और यहां तक तो करना ही करना है, यहां तक करना है। यहां के बाद आपको क्या करना है वो समझिएगा। यहां के बाद में आपको ये लाइन लिखनी है, आपको पता ही है ये वाली लाइन लिखनी है। ये वाली लाइन लिखने के बाद में आपको यहां से आपको एक चीज आ गई, आपके पास एक चीज आ गई क्या कि भैया MACM = आ गया MCM का मतलब सेंटर ऑफ मास, या C लिख दिया मैंने टोटल। ठीक है, तो ये F आ गया। ठीक है, FEXT। और इसमें क्या कहा उसने, ये बाह्य बल क्या कर दिया, बाह्य बल की अनुपस्थिति में। क्वेश्चन में कहेगा कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, जब बाह्य बल की अनुपस्थिति में कहे तो ये 2 लाइन और जोड़नी है आपकी, यहाँ से आगे बढ़ाना है। इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए आपको यहाँ से आगे बढ़ाना है कि MACM ये, और आप लिख दो चूंकि बाह्य बल की अनुपस्थिति में, लिख देना बाह्य बल की अनुपस्थिति, हिंदी में लिखना बाह्य बल की अनुपस्थिति में, अर्थात FEXT = कितना 0। बाह्य बल की अनुपस्थिति में ये 0 हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा MACM = कितना हो जाएगा 0। ये 0 आ जाएगा। जब 0 आ जाएगा तो हमें तो क्या दिखाना है, हमें तो वेग द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत दिखाना है। तो देखिएगा नियत कैसे आएगा, ये सारी चीजें हम मिटा दे रहे हैं, यहाँ से सिखाएंगे कि द्रव्यमान केंद्र नियत कैसे रहेगा। यहीं से अब थोड़ा सा पीछे को बैक जाना है। जब आपका ये चीज बाह्य बल की अनुपस्थिति में ये 0 हो जाएगा, यहाँ से ये चीज मैंने 0 रख दी, जब ये 0 रख दूंगा तो MA = 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो मतलब क्या है, जब MAC = 0 है, ये 0 है,
तो भैया आप यहाँ से सीधे सीधी बात है ए सी बराबर भी 0 हो जाएगा क्योंकि एम भी 0 में चला गया। और ए को क्या बोलते हो आप, ए की जगह पे लग सकते हो डी वी बट्टे डी टी बराबर 0। समझ में आ गई बात, ये 0 डी वी, क्योंकि ए का मतलब क्या होता है, त्वरण बराबर आप जानते हो ए बराबर होता है डी वी बट्टे डी टी। और जब ए में यहाँ पर 2 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वी टू बट्टे डी टी। तो मतलब V2 ले रहे हैं तो द्रव्यमान केंद्र भी दूसरा आएगा। यदि मैं सेंटर ऑफ मास का वेग ले रहा हूं तो सेंटर ऑफ मास का ही त्वरण आएगा, सिंपल सी बात है। सेंटर ऑफ मास के त्वरण की जगह पे सेंटर ऑफ मास के वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास का त्वरण कहेंगे। सेंटर ऑफ मास यानी द्रव्यमान केंद्र, ये आ गया। और आप चीज जानते हो, जैसे कि मैं कह रहा हूं, देखना जरा, आपका x है, आप ऐसा समझिएगा dx अपॉन ये दे रखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x होगा, आप जानते हो। d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे x की पावर 6 दे रखा है तो कितना होगा 6x की पावर 5 होगा, आगे आ जाता है x की पावर n, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं आपका लिख दे रहा हूँ कि x की पावर 3 प्लस 4 लिख दे रहा हूं, तो इसका क्या होगा, इसका 3x स्क्वायर प्लस 0 होगा। क्यों, क्योंकि 4 एक कांस्टेंट राशि है और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है 0। आप सभी लोग जानते हो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का कितना होता है 0 होता है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आती है कि ये देखना जरा d अपॉन डी टी, और यहाँ पे मैं 4 लिख दे रहा हूँ तो 0 आ जाएगा। d अपॉन डी एक्स लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं 5 लिख दे रहा हूँ तो भी 0 आएगा। और यदि मैं यहाँ पे d अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5x लिख दे रहा हूँ तो इसका अवकलन कितना आएगा 5 आएगा। तो ओवरऑल आपके दिमाग में भेजे में एक बात बैठ गई क्या, कि हम किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करेंगे किसी के भी रेस्पेक्ट में तो उसका मतलब कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो अब आपका मतलब क्या है कि मतलब ये कि भैया d अपॉन डी एक्स यहाँ पे दे रखा, कोई भी कांस्टेंट दे रखा है तो उसका अवकलन कितना होगा 0 होगा, राइट, 0 आएगा। आगे बात समझ में। अब मैं दे रहा हूं d अपॉन डी एक्स और यहाँ पे मैं y दे रहा हूं और ये मैं 0 लिख दे रहा हूं, तो मतलब क्या है, यदि ये y का मान यानी कि ये 0 दे रखा है तो मतलब क्या है कि ये y कोई ना कोई कांस्टेंट राशि होगी, तभी तो उसका अवकलन 0 रख रहे हैं आप। तो वही चीज यदि VCM का अवकलन करने पर 0 आ रहा है तो मतलब क्या है कि VCM आपका क्या रहा होगा, VCM आपका कांस्टेंट रहा होगा, तभी तो उसका अवकलन 0 है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे भाई, मैं कह रहा हूं यहां पे आपका कोई भी ये कांस्टेंट राशि है, कांस्टेंट का अवकलन आपका 0 होता है, राइट। तो मैं डी वाई अपॉन डी एक्स करके 0 लिख दे रहा हूं, तो मतलब क्या है कि y कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहा होगा भाई। d अपॉन डी एक्स यहाँ पे 5 है तभी तो 0 आएगा। यदि यहाँ पे d अपॉन डी एक्स यदि ये 5x होता तो 5 आ जाता, मतलब इसमें x आ गया, कोई वेरिएबल है तो 5 आ रहा है। लेकिन 0 कब आ रहा है, तब आ रहा है जब 0 यहाँ पर आपका कोई भी कांस्टेंट है, केवल 5 होता तो इसका अवकलन करने पर 0 आ जाता। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। मतलब ये कि इस VCM का अवकलन करने पर इसको आप ऐसा समझिए, ऐसा देखिए मेरी नजर की तरह। VCM मतलब क्या है, इस VCM का यानी कि V का मैं अवकलन कर रहा हूं समय के सापेक्ष तो 0 आ रहा है। मतलब क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि v का कहीं ना कहीं मान कांस्टेंट रहा होगा। तो हर डेरिवेशन में मैं लगाऊंगा, इस बात को ज्यादा विशेष तौर पर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आने वाले अब सभी डेरिवेशंस में कम से कम 20 डेरिवेशन से ऐसे आएंगे जिसमें ये कंसेप्ट लगता है। यहाँ पे आपको 0 बराबर आएगा तो उसको जो भी संख्या होगी उसको कांस्टेंट रख देना है। क्यों, क्योंकि जब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का यदि मैं कह रहा हूँ VCM बराबर आपका 50 आ गया तो आप 50 का अवकलन करोगे तभी तो 0 आएगा। मतलब 50 का अवकलन किया 0, मतलब d अपॉन डी टी, और यहाँ पे VC का मान 50 है तो VC लिख दिया तो भी आपका 0 आएगा। क्यों, क्योंकि VC का मान 50 है। तो मतलब क्या, VCM कांस्टेंट होगा तभी। तो एक लाइन पहले से एक लाइन पीछे की सोचनी है कि ये dV अपॉन dt दे रखा है तो मतलब क्या है कि ये कांस्टेंट रहा होगा तभी इसका अवकलन 0 है। तो मतलब यहां से आप लिख दोगे अतः सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है। अतः सिद्ध होता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का वेग नियत रहता है। क्लियर होगी बात, बहुत ही प्यारा सा वो था आपका, क्लियर हो गया, ठीक है। 2 छोटे छोटे टॉपिक और रह जाते हैं, उन्हें और कर लेते हैं तो ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो पहले द्रव्यमान केंद्र और संवेग पहले निकालते हैं। द्रव्यमान केंद्र का संवेग या संवेग तथा द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र तो आप जानते हो, संवेग का मतलब होता है मोमेंटम। क्या होता है,
मोमेंटम एंड सीएम। सीएम का मतलब तो आप समझ ही गए हो, मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास। मोमेंटम की परिभाषा आपको पता है, मोमेंटम की परिभाषा क्या होती है? मोमेंटम पी से प्रदर्शित करते हैं एम बी। किसी वस्तु के मास एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? आपका मोमेंटम कहलाता है। द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसकी वेलोसिटी यानी कि वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, राइट। तो ये मोमेंटम हो जाएगा। तो आपका वही चीज, अब द्रव्यमान केंद्र का मोमेंटम निकालना है इसको, और क्वेश्चन यहां से आ जाता है, सिद्ध करो कि द्रव्यमान केंद्र का मोमेंटम, सिद्ध करो कि द्रव्यमान केंद्र का मोमेंटम आपके वस्तु के कुल द्रव्यमान तथा सेंटर ऑफ मास के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब क्या है कि आपको ये चीज सिद्ध करनी है कि मोमेंटम बराबर एम कैपिटल एम, वस्तु का समस्त द्रव्यमान इनटू वी सी एम। ये चीज प्रूव करनी है। सिद्ध करो कि वस्तु का मोमेंटम, वस्तु का संवेग, वस्तु के कुल द्रव्यमान तथा वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। वस्तु के गुणनफल के बराबर होता है, यानी वस्तु का समस्त द्रव्यमान, यह है वस्तु का समस्त द्रव्यमान है, और ये क्या है? द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र का वेग। इसमें ये गुणा लग रही है, तो गुणा का मतलब क्या है? गुणनफल, गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। और ये क्या है? आपका मोमेंटम है ये आपका, यानी कि संवेग, ठीक है। तो हिंदी में कि सिद्ध करो कि वस्तु का संवेग वस्तु के समस्त द्रव्यमान तथा वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ये सिद्ध करना है आपको। या टू प्रूव दैट द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ होल मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी ऑफ मास ऑफ द बॉडी, राइट। तो ये इसका इंग्लिश में है। तो आपका इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। चलिएगा, अब हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो लो हो गया प्रूफ। आपको ये चीज प्रूव करनी है, तो इसके लिए आपको पता है कि माना कि वस्तु n पार्टिकल से मिलकर बनी है, जिनके द्रव्यमान m2 mn m1 m2 m3 mn है, तथा जिनके पोजीशन r1 r2 इस तरीके से लिख सकते हो। तो आप सीधे सीधे लिख दोगे वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो आप? सिंपल सी बात है, आपने अभी ये चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? आर सी बराबर क्या भैया? m1 r1 प्लस m2 r2 डैश और mn rn, बिल्कुल जीरो से चलेंगे, ठीक है। और m1 प्लस m2 प्लस डैश mn, ठीक है। तो rc बराबर क्या लिखा था हमने? ये 1/m लिख दिया था। ये m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश mn rn, ये चीज़। ये आपको आरसी की वो पता है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर ये होता है। ये इसको कैपिटल एम, होल टोटल मास ऑफ द बॉडी, होल मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का समस्त द्रव्यमान। अब इसका आपको क्या कर देना है? VCM निकालने के लिए इसका एक बार क्या कर देना? अवकलन कर देना है। तो 1/m इसका आप कर दोगे d/dt, और इसका m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश mn rn। और ये आप जानते हो डायरेक्ट यहाँ से, ये VCM। तो इसको आपको क्या कर देना है? इसको कुछ नहीं करना है अभी आपका, सॉरी ये RCM था, ये RC, ठीक है। ये RC, इसका अवकलन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका V हो जाएगा, VCM हो जाएगा। और इसको आप लिख दो तो 1/m, और सीधे सीधे इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, m बाहर आ जाएगा, dr/dt क्या हो जाएगा? V1 प्लस ये कितना हो जाएगा? m2 V2 हो जाएगा प्लस डैश mn vn हो जाएगा, ठीक है। और आप ये चीज जानते हो, क्या जानते हो? P बराबर क्या होता है? P बराबर होता है mv। तो सिंपल सी बात है, ये 1/m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखिएगा, ये m1 आएगा यहाँ पे, p1 वेक्टर हो जाएगा, ये p2 वेक्टर हो जाएगा, ये आपका ऐसे ही डैश आगे करोगे, ये क्या आ जाएगा? pn वेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले कण का, सॉरी ये बराबर क्यों आ गया? देखिए
चलेगा। यहाँ से आप ध्यान से समझिएगा, ये आप जानते हो कि भैया एम बी क्या होता है आपका, देखना जरा, एम बी पी बराबर एम बी द्रव क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम बराबर क्या होता है आपका, पी बराबर एम बी। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करोगे, एम इधर आ जाएगा, एम वी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी वन वैक्टर, ये क्या हो जाएगा, पी टू वैक्टर हो जाएगा, डैश 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 आगे तक ये पी एन वैक्टर हो जाएगा, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई यहाँ तक। अब आपका पता ही है, तो ये हो जाएगा एम वी सी एम इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, टोटल पी मान लिया, क्या है, पी वन, यानी कि पहले कण का संवेग, दूसरे कण का संवेग, तो यानी सभी संवेग क्या हो जाएगा, वस्तु का टोटल संवेग, वस्तु का टोटल संवेग। तो ये चीज प्रूफ हो गई ना। वस्तु का कुल संवेग किसके बराबर होता है, वस्तु के द्रव्यमान, वस्तु के कुल द्रव्यमान तथा वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्वेश्चन जो आपका था, क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। क्या क्वेश्चन था कि सिद्ध करो कि वस्तु का संवेग वस्तु के समस्त द्रव्यमान तथा वस्तु के द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये हो गया प्रूफ। आप इसको चाहो तो ये लिख दीजिए, P बराबर m इंटू वी, ठीक है। ये ठीक है, VCM का मतलब क्या आता है, सेंटर ऑफ मास। तो ये तो वस्तु का जो क्या है, मोमेंटम, वस्तु के मास, वस्तु के होल मास, वस्तु के टोटल मास तथा वस्तु के द्रव्यमान केंद्र की वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया है। वस्तु का जो मोमेंटम है, वस्तु के टोटल मास और वस्तु की द्रव्यमान केंद्र की यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल रहता है। ये चीज समझ में आ गई, आपकी काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे यहीं से वस्तु का द्रव्यमान के जो संरक्षण, आपका संवेग संरक्षण का नियम और सीख लीजिए। यहाँ से सिद्ध करो कि यहाँ से प्रश्न आता है एक आपका, सिद्ध करो कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र, बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र यानी संवेग संरक्षित रहता है, द्रव्यमान केंद्र का संवेग संरक्षित रहता है। सिद्ध करो कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में द्रव्यमान केंद्र का संवेग संरक्षित रहता है, यानी संवेग संरक्षण का नियम आपको प्रूव करना है। संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। तो संवेग संरक्षण का मतलब क्या है, कंजर्वेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये चीज तो आप जानते हो क्या होता है कंजर्वेशन का, यानी लॉ ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ये होता है आपका संवेग संरक्षण का सिद्धांत कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का संवेग नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी कि बाह्य बल जो है आपका जीरो हो जाए तो किसी भी वस्तु का जो संवेग है वो कैसा रहता है, कंजर्व रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये होता है आपको, ठीक है। बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए, किसी वस्तु पर एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए, तो वस्तु का जो संवेग है, वस्तु का जो आपका मोमेंटम है वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, सदैव कंजर्व रहता है, नियत रहता है, संरक्षित रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। तो ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो मतलब क्या है, आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ से, सिंपल सी बात है। इसके पुराने वाले वहाँ पर पहुँच जाइए। क्या चीज़ प्रूव की थी आपका, ये चीज़ आई थी कि एम वी सी एम, यहाँ पे लिख दोगे वी नो दैट, इसके लिए आपको लिख देना वी नो दैट कि वी सी एम। देखो ये चीज़ आई है यहाँ से, आपको सिंपल सी बात है कि आपका ये वाला था ए सी इज इक्वल टू एफ, ये चीज़ आई थी ई एक्स टी। इससे पहले वाले में हमने इतना प्रूफ करा था, तो वी नो दैट एम ए सी इज इक्वल टू ये चीज़ आई थी। और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, ध्यान से समझना जरा। यहाँ पे हमने क्या किया है, हम यहाँ से इसको जीरो के बराबर रख देंगे, लेकिन अभी जीरो के बराबर नहीं रख रहे। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपका, इसको जगह पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, एम की जगह इसकी एक ही जगह पे लिख दे रहा हूँ डी अपॉन डी टी, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वी सी। ये एक ही जगह पे, यानी कि ये त्वरण है, त्वरण की जगह वेग परिवर्तन की संवेदन लिख सकता हूँ एफ ई एक्स टी लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा। और वी सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आप जानते हो, सिंपल सी बात है। ये देखो, ये आपका क्या है, इसको मैं बाहर निकाल दे रहा हूँ और मैं डी अपॉन डी टी और इस एम को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, एम वी सी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, एफ ई एक्स टी
कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने ये बाहर निकाल दिया, m की मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है ये। अब आपको दिखाई दे रहा है, इसको मैं समीकरण 1 मान लूँ तो m vc बराबर क्या है, p है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p d/dt बराबर p वेक्टर इजिकल टू क्या हो जाएगा f। यहाँ से आपका ext एक चीज़ ये भी सिद्ध होती है यहाँ से कि संवेग परिवर्तन की समय दर बाह्य बल के बराबर होती है। संवेग परिवर्तन की समय दर वस्तु पर लगे बाह्य बल के बराबर होती है ये। और यहाँ से आपको क्या क्या सिद्ध करना था कि ext यानी कि एक्सटर्नल बल, देखिएगा संवेग संरक्षण का नियम यही तो होता है कि बाह्य बल की अनुपस्थिति में जो p है वो कांस्टेंट रहता है, तो ये 0 रख देंगे तो dp बट्टे dp वेक्टर बराबर 0। और आप जानते हो कि ये जब p का अवकलन करके 0 आ रहा है तो मतलब क्या है कि p क्या रहा होगा, p आपका कांस्टेंट रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा। समझ में आ गई, p वेक्टर कैसा रहा होगा, कांस्टेंट। जब p वेक्टर बराबर कांस्टेंट, और यही संवेग संरक्षण का नियम होता है, यही संवेग संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम है, संवेग संरक्षण संवेग संरक्षण का नियम होता है, राइट। तो ये हो गया आपका, बहुत ही सिंपल था, आप करना चाहो कर सकते हो। एक दूसरा मेथड अभी आपको बताता हूँ, दूसरे मेथड से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, ये वाला, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, इसको मैं दूसरे मेथड से और बता रहा हूँ आपको, इसको कर लेना आप, ठीक है। तो आपको ये इसके लिए ये चीज़ भी पता होना चाहिए, यहाँ से पूरा करना है आपको, ठीक है। अब दोबारा बता दे रहा हूँ, एक और मेथड से आप इसको मिटा दे रहा हूँ। और जिसको नहीं समझ में आया वो पुराना वीडियो पीछे देख के नहीं कर, पीछे देखो वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। बिल्कुल भी कोई भी मतलब दिक्कत वाली बात है ही नहीं, क्योंकि बहुत प्यारा डेरिवेशन है और प्यार से आप कर लोगे, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। और आप तो ये 11वीं में पढ़ चुके होंगे, और नहीं आप अभी आपको 2 समीकरण पता है, आपको 2 समीकरण क्या पता है, बस 2 चीज यहाँ पे लिख दोगे, ये संवेग संरक्षण सिद्धांत लिख दोगे, वी नो दैट, आप लिख दोगे वी नो दैट। आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ, वी नो दैट। आपने क्या चीज़ पढ़ी थी, MAC इजिकल टू क्या था, पढ़ा था FEXT, ये पढ़ा था। दूसरा अभी आपने ये सिद्ध किया था P वेक्टर इजिकल टू MV, ये सिद्ध किया था। अब यहीं से चल रहे हैं हम, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, दोनों साइड का डिफरेंशिएट कर दोगे, dV/dt बराबर d/dt और MVC। अब m को बाहर निकाल दोगे तो m बाहर निकल जाएगा d/dt, और ये कितना हो जाएगा, VC हो जाएगा, ये आ जाएगा। समझ में आ गई यहाँ तक। और ये VC अब देखिए, देख लीजिए आपका, देखो ये जो आपका है dV/dt को क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या बोले, AC बोल देंगे, AC, ये हो जाएगा। इसको समीकरण 1 लिख दीजिए, ये dP/dt हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से dP वेक्टर अपॉन dt। देखो ध्यान से समझ रहे हो, देखो आपने अभी चीज हमने ये बताई थी, MACM, ये भी प्रूफ किया है अभी, और ये आपका ये अभी यहाँ पे जो प्रूफ किया था ये वो चीज़ है, P बराबर MVCA बटे ये। अब हमने इसका दोनों पक्षों का हमने डिफरेंशिएट कर दिया, दोनों पक्षों का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dP/dt और d/dt। m बाहर निकाल दिया, dV/dt, dV/dt को क्या बोल देंगे हम, त्वरण। वेग परिवर्तन की समय दर त्वरण कहलाएगी, c लग रहा है तो नहीं, द्रव्यमान केंद्र का वेग है तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण आ जाएगा, ये आ गया dP/dt। और ये चीज समीकरण 1 से क्या है, FEXT के बराबर है, किसके, FEXT के बराबर है। और संवेग संरक्षण का सिद्धांत यही कहता है कि F, चूंकि आपको क्या करना है, FEXT इजिकल टू कितना रखना है, 0 रखना है, तो dP वेक्टर इजिकल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 है तो P बराबर क्या आ जाएगा, आपका कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट, राइट। तो यही चीज तो आपको प्रूव करनी थी कि भैया बाह्य बल की अनुपस्थिति में संवेग कैसा रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, संरक्षित रहता है, यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। 2 नंबर में आ जाए तो ऐसे कर देना है, और यदि 4 नंबर में आए तो वहां से द्रव्यमान पहले संवेग संरक्षण का पहले ये चीज प्रूव करके दिखानी है, P बराबर ये, उसके बाद में लिख देना वी नो दैट, और फिर आप ये कर देना, राइट। तो ये चीज है आपका। इस पर 2-4 न्यूमेरिकल्स हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में करा दूंगा। तो आज का जो द्रव्यमान केंद्र, न्यूमेरिकल्स कभी नहीं आते हैं आपके, न्यूमेरिकल्स
पूरे पेपर में ही आपके 2 या 3 नंबर का न्यूमेरिकल्स आता है और ज़्यादा नहीं आता। न्यूमेरिकल्स आता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट उस पर से, कंजर्वेटिव फोर्स पे से सिद्ध करोगे, ये कर्ल जीरो होता है वो छोटा सा न्यूमेरिकल्स होता है, बाकी और कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आता है। इसलिए ज़्यादा ध्यान न्यूमेरिकल्स पर नहीं देना, थ्योरी आएगी और थ्योरी पर करना है, लेकिन फिर भी 1-2 न्यूमेरिकल्स में करा दूंगा। आई होप कि आपको ये जो कराया है मैंने सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपको, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप अच्छा रेस्पॉन्स दोगे तो रेगुलर वीडियो आएगी, और अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो फिर वही बीच बीच में गैप लगता रहेगा। अब आपके हाथ में, ज़्यादा सपोर्ट करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िएगा, तो मैं आपके लिए अभी केमिस्ट्री और मैथ जल्दी ही स्टार्ट कर दूँगा। तो उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे और वीडियो को शेयर करोगे। बस मिलता हूँ खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।